हेलो तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 शुरू करने वाले हैं बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की, जिसमें हम अपने उन चैप्टर्स, जो कि देखिए नया चैप्टर तो नहीं है, चैप्टर तो पूरा पिछले के ही तरह से है, उन सेक्शंस को हम इसमें कवर करेंगे जो कि हमारे लिए रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स यानी कि तथ्यों की सुसंगति को क्लियर करता हुआ चला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इससे रिलेटेड जो कुछ चीजें आज लिखवाई जा रही हैं उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि मैं फिर से बता दूं, बड़े दिनों के बाद हम जुड़ रहे हैं। जब भी हम अपनी क्लासेस को एक सिस्टमेटिक वे में समझाने की कोशिश करेंगे तो मैं कुछ इस तरीके से सबसे पहले हम अपने उन की पॉइंट्स को कवर करेंगे जो की पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको नोट्स मेकिंग में हेल्प करेंगे। इसके साथ इन नोट्स का रिवीजन आपको ही करना होगा, नोट्स को बता मैं दूंगा, लिखना आपको होगा। इसके बाद इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको याद करना होगा, यानी कि लगभग दोनों तरफ से सेम मेहनत। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा वो होगा मेंस की फ्रेमिंग। और मेंस की फ्रेमिंग में क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, फ्रेमिंग में आपको बता दूंगा, लेकिन लिख करके फिर आपको दिखाना पड़ेगा, उसमें से नंबर कितने आपको मिलेंगे ये सब मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो कुछ इस पैटर्न पे हम लेकर के चलने वाले हैं आगे क्लास को। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, आज हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले चैप्टर 2 अध्याय 2 ये बात किस चीज के बारे में करता है? ये बात किस चीज के बारे में करता है? तो तथ्यों की सुसंगति के बारे में ये बात करता है। तथ्यों की सुसंगति, तथ्यों की सुसंगति यानी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब समझिएगा, आप अगर कोर्ट में जाते हैं, एक रनिंग ट्रायल चल रहा है और उस कोर्ट में बहस के दौरान या फिर जब कोर्ट में कोई भी कार्यवाही चले तो उस कार्यवाही के दौरान आप क्या क्या देखते हैं? किसी भी बात को साबित करने के लिए बहुत सारे साक्ष्यों को प्रदान किया जाता है, बहुत सारे एविडेंसेस कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। उनमें साक्ष्यों के रूप में या फिर कोर्ट के सामने क्या प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, उन सारी चीजों में आप देखते हैं कभी कभी अनुश्रुत साक्ष्य भी आते हैं, यानी किसी ने कहा था, किसी ने देखा था, या फिर किसी को ऐसा लगा था, किसी की अनुभूति ऐसी हुई थी, ये अनुश्रुत साक्ष्य के रूप में आते हैं हमारे सामने, हियरसे एविडेंस। इसके अलावा आप देखते हैं कभी कोई पुस्तक रख दी जाती है, कोई डॉक्यूमेंट रख दिया जाता है, तो गवाह और सबूत ये किस क्रम में, किस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे और वो रिलेवेंट होंगे या रिलेवेंट नहीं होंगे, इन सारी चीजों के बारे में हमें ये सारे सेक्शंस बताएंगे, यानी चैप्टर 2 बताएगा। जैसे कि अगर ए ने बी की हत्या की, ए ने बी की हत्या की, अब बी की तो हत्या हो गई और ए को बुलाया गया, ट्रायल चल रहा है, तो अब ए से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या ए जो इन सब चीजों के बारे में बताएगा, या फिर इन घटना को देखते हुए अगर सी उस समय मौजूद था तो उससे जो क्वेश्चंस किए जाएंगे उन क्वेश्चंस की रिलेवेंसी को सबसे पहले जांचना जरूरी होगा, ये चीजें रेलेवेंट है या नहीं है। जैसे अगर ए से ये पूछा जाएगा कि बी की हत्या तुमने की, तो ए अगर मान लेता है कि हाँ उसने हत्या की, तो उस हत्या को करने के दौरान क्या क्या किया, या फिर ए ऐसी चीजों को नहीं बताता है, ऐसे डिनाई कर जाता है, तो सी से पूछा जा रहा है कि हत्या होते समय क्या क्या चीजें हुई थी, तो सी क्या क्या बताएगा, कौन कौन सी चीजें कोर्ट के द्वारा एडमिसिबल होगी, उन्हीं सारी चीजों को रेलेवेंट फैक्ट के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि अब सी को जब बताना होगा कि क्या ए ने बी की हत्या की, तो सी ये नहीं बताएगा कि सुबह में उठ करके उसने क्या क्या काम किया, या एक दिन पहले उसने कौन कौन सी चीजें देखी थी। जो भी चीजें उस घटना से रिलेटेड है सिर्फ उन्हीं बातों को वो बताएगा, ये बताना जरूरी नहीं है उसको कि बाहर जाकर के उसने पान खरीद करके पान खाया था, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो इससे है कि उस समय में उस पर्टिकुलर घटना से संबंधित कौन कौन सी चीजें
उसकी जानकारी में है और उन सारी चीजों को जानकारी के रूप में वो सामने रखना शुरू करता है, तो उन्हीं चीजों को हम रेलेवेंट फैक्ट के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। तो यह है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। चलिए एक एक करके अभी से समझना स्टार्ट कर देते हैं। तथ्यों की सुसंगति में सबसे पहले हमारा, देखिए ये क्लास मैं ले चुका हूं, ये क्लास मैं दोबारा से इसलिए ले रहा हूं कि उसमें थोड़ी सी ऑडियो विजुअल की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी पिछले क्लास में, इसलिए इस क्लास को मैं दोबारा से एक रिविजनरी वे में स्टार्ट कर दे रहा हूं। प्लस इसके नोट्स वगैरह भी तैयार हो चुके हैं कहीं हद तक, तो ये नोट्स वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ चीजें हम तेजी से लेकर के चलते हैं, कुछ चीजें आप देख लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए यहां पे कुछ नोट्स हैं, उन नोट्स को हम पढ़ करके अपनी क्लासेस को थोड़ी और गति दे सकते हैं। सबसे पहले धारा 3 की बात करते हैं, सेक्शन 3 की बात करते हैं। तो विवाद्यक तथ्यों, ध्यान रखिएगा, फैक्ट इन इशू की बात हो रही है, फैक्ट इन इशू एंड सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, यही बताया गया हमारे सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 का जो हेडिंग है वो एक बार में एक क्रम में बिल्कुल यही कहता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। अब फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट की बात की जाए तो ये किन किन सेक्शंस में देखने को मिल जाता है, तो आपको 2 सेक्शन देखने को डेफिनेशन में मिल जाएगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज के। एक में आपको मिल जाएगा कि विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू क्या होता है, और दूसरे में आपको मिल जाएगा सुसंगत तथ्य यानी कि रेलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसे मैं यहां पे फिर से बता करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए इसके आगे, अब इन्हीं चीजों को बड़े ही क्रम से लिख दिया गया है, और इस क्रम को अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे आपके बैरक को यहां पे तोड़ा गया है, कैसे तोड़ा गया है, तो सबसे पहले किसी वाद या कार्यवाही में प्रत्येक विवादक तथ्य के, और देखिए दोनों पार्ट में तोड़िएगा। सबसे पहले किसी वाद या कार्यवाही में, कोई भी वाद चले या कार्यवाही चल रही है, उसमें प्रत्येक विवादक तथ्य जितने फैक्ट इन इशू हैं उनके, और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें इसमें इसके पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले यह बताया गया कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। अब उस साक्ष्य दिया जा सकेगा में कितने पॉइंट्स में हम तोड़ सकते हैं, तो देखिए यहां पे 4 पार्ट्स में से तोड़ा गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट यह बताता है कि किसी वाद या कार्यवाही में, ऐसे नहीं, किसी वाद या कार्यवाही की बात हो रही है, ठीक है, प्रत्येक विवादक तथ्य के जितने फैक्ट इन इश्यूज में पाए गए उन सभी के, और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें इसमें इसके पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है। कुछ फैक्ट इन इशू है, कुछ रेलेवेंट है। रेलेवेंट का मतलब क्या होता है और फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है। फैक्ट इन इशू का मतलब मेन जो फैक्ट है, मेन जो विवादक है, जिस बात पे विवाद है, उसे हम कहते हैं फैक्ट इन इशू। और रेलेवेंट फैक्ट क्या, उस चीज को प्रूव करने के लिए जो भी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, इसे हम रेलेवेंट फैक्ट कह दिए। बस, इससे ज्यादा समझना ही नहीं है, ठीक है। अब उससे सुसंगत घोषित किया गया है जिन चीजों को, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किसी अन्य का नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, समझने का फेर है बस। किसका साक्ष्य दिया जा सकेगा तो बताया गया कि फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट का साक्ष्य दिया जा सकेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करिए तो देखिए, फैक्ट इन इशू, अगर किसी वाद या कार्यवाही में जितने भी फैक्ट इन इशू बताए गए हैं, जितने विवादित तथ्य बताए गए हैं कि ए ने बी का मर्डर किया, तो ये एक फैक्ट हो गया, फैक्ट इन इशू भी हो गया कि मर्डर हुआ है, या उसका एक्सेप्टेंस या फिर डिनायल जो हो रहा है, उसी के बेस पे हम चीजों को लेकर के चल रहे हैं। तो अगर हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या विवादित तथ्य हैं, जिन चीजों पर विवाद है, विवादित तथ्यों को एक बार में ले लिया। अब इससे रिलेटेड चीजों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, क्लियर। और उससे रेलेवेंट फैक्ट जो है, यानी कि जो उन चीजों को प्रूफ करने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए एक सीरीज बना रही हैं, उन चीजों का भी साक्ष्य दिया जा सकेगा, किसी अन्य का नहीं। लेकिन इस धारा 3 का एक एक्सेप्शन है जो हमें सेक्शन 168 और 169 में देखने को मिलता है। पिछली क्लास देखिएगा, उसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है क्या क्या उसमें दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके सामने विवादित तथ्य के रूप में चीजें रखी गई थी, उसको और ज्यादा तोड़ के सिंपल वे में फिर से रख दिया जाएगा। कैसे? तो विवादक तथ्य वह होते हैं जिन तथ्यों पर विवाद है, जो मैंने एक बार में बोला। विवादक तथ्य का मतलब ही क्या है, जिन पर विवाद है वही विवादक तथ्य हैं, ठीक है। अब इन विवादित तथ्यों को और बेहतर से समझने के लिए क्या किया जाए, तो किसी वाद या कार्यवाही में जिन तथ्यों पर पक्षकार सहमत नहीं है, उन्हें विवादक तथ्य कहा जाता है। क्योंकि अगर दोनों पक्षकार की सहमति है तो विवाद ही किस बात का, फैक्ट इन इशू ही किस बात का। तो विवादित तथ्य का मतलब ही है कि एक पार्टी उस बात को मान रही है, दूसरी पार्टी मानने से इनकार कर रही है, ठीक है। दोनों के बीच में इस बात को लेकर के क्लैश है, तो उसी का विवाद है, और उसी को हम बोल रहे हैं विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू। ध्यान रखें, वही फैक्ट इन इशू है
सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस विवादित तथ्य का मतलब वही है जिस पर विवाद है, और जिन तथ्यों पर पक्षकार सहमत नहीं है और दूसरा पक्षकार सहमत है उसे विवादित तथ्य कहा जा सकता है। यानी कि किसी तथ्य को विवादित तथ्य तभी माना जाएगा जब वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो। ये शर्तें क्या है, तो उन शर्तों को एक एक करके हम सब, हालांकि शर्त यही है कि विवादित तथ्य होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले किसी तथ्य को विवादित तथ्य तभी माना जाएगा जब वह इन शर्तों को पूरा करता हो कि उस बात पे, जो भी फैक्ट है उस फैक्ट पे एक पार्टी उसको सहमत होती है, उस चीज को मानती है, और दूसरी पार्टी जो है उससे असहमत होती है, उसे नहीं मानती। दूसरी बात ये कि वह इतना महत्व रखता हो कि उसी पर पक्षकारों के दायित्व तथा उसके अधिकार निर्भर करते हो। अब दो चीजें ध्यान में रखते रहिएगा। सबसे पहले ये फैक्ट इन इशू हमें जब देखने को मिला तो सबसे पहले कि दोनों पे सहमति होनी चाहिए या असहमति होनी चाहिए। अब मान लेते हैं सहमति असहमति इस बात पे हो जाती है कि ए ने बी को जब चाकू मारा था या ए ने बी की जब हत्या की थी तो ए ने पान खाया था या नहीं खाया था, पान खाया था या नहीं खाया था। इससे क्या फर्क पड़ता है वो पान खा करके चाकू मारा था या च्युइंगम खा करके चाकू मारा था। अब उनके पक्षकार में से एक कह रहा है पान खाया था, दूसरा कह रहा है नहीं सर च्युइंगम खाया था। तो दोनों चीजों को देखना होगा, सिर्फ ये नहीं देखना है कि दोनों पक्षों में विवाद हो। विवाद का आधार भी एक और चीज होना चाहिए कि ये उतना महत्व रखता हो कि उससे पक्षकारों के अधिकार या दायित्व किसी तरह से प्रभावित होते हैं। दोनों चीज देखना है, इनकी अधिकार और दायित्व प्रभावित हों, इसके अधिकार और दायित्व प्रभावित हों, इतना क्या होना चाहिए, इतना महत्व रखना चाहिए इसको, तभी जाकर के इसे फैक्ट इन इशू कहेंगे। ठीक है, यानी कि वो पर्टिकुलर घटना घटी थी या नहीं घटी थी, कैसे घटी थी, किस तरीके से घटी थी, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इतना इसका अधिकार या मतलब इतना महत्व रखना चाहिए कि अधिकार या दायित्वों के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़े, तब जाकर के हम इसे फैक्ट इन इशू मानेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब दूसरी तरफ आते हैं, सुसंगत तथ्य की तरफ, यानी कि रेलेवेंट फैक्ट की तरफ आते हैं। अब ये रेलेवेंट फैक्ट क्या है, सुसंगत तथ्य क्या है, इसको हम देख लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज के में आ जाते हैं। तो सुसंगत तथ्य का मतलब क्या है, ठीक है, रेलेवेंसी का मतलब क्या है, रेलेवेंट फैक्ट का मतलब क्या है, क्योंकि भाग 2 में जो भी कुछ पढ़ना है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के ही बारे में आपको बताएगा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो दो तथ्यों के मध्य संबंध हो, दो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, और वह संबंध ऐसा हो कि एक का अस्तित्व दूसरे पर आधारित होना चाहिए, एक का अस्तित्व दूसरे पर आधारित होना चाहिए, कि एक अगर है तो ही दूसरा है, दूसरा अगर है तो ही पहला है, कुछ इस तरीके से। तो दो फैक्ट होने चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, और एक दूसरे में उनके अस्तित्व पर क्या है, एक दूसरे का इंपैक्ट भी पड़ना चाहिए। ये दो चीजें। तीसरी बात कर ली जाए तो इसमें आपको यहीं पे ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ना, इसी को मैं बता रहा हूं। ठीक है, पहला क्या है, दो तथ्यों के मध्य संबंध होना चाहिए। दूसरी चीज, वह संबंध, अब इस संबंध के बारे में बता रहा है कि यह संबंध कैसा होना चाहिए। वह संबंध ऐसा हो कि एक पक्ष का अस्तित्व दूसरे पर आधारित हो, एक फैक्ट का अस्तित्व दूसरे पर आधारित हो, इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा संबंध है, एकदम एक दूसरे के ऊपर क्या है, आधारित होने चाहिए, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। और इसके बाद वह सभी तथ्य सुसंगत हैं जो विवादक तथ्यों के बारे में कोई युक्तियुक्त उपधारणा साबित करने में समर्थ रहे। ठीक है, यानी फैक्ट इन इश्यू को साबित करने के लिए जितने भी युक्तियुक्त उपधारणा साबित करने में समर्थ कोई भी तथ्य हैं, उन सभी को हम रेलेवेंट फैक्ट कहेंगे। ठीक, ए ने बी की हत्या की या नहीं की विवादक तथ्य है, लेकिन ए ने बी की हत्या चाकू से की थी, उस समय किसी ने उसे देखा था, उस समय वह गुस्से में था। इन सारी सीरीज को जो हम जोड़ रहे हैं ना, कि ए गुस्से में था, ए ने धमकी दी थी, एक कार से उसी समय में, जिस समय में हत्या हुई उसी समय में उसके घर पर पहुंचा, ये सभी रेलेवेंट फैक्ट है। एक दूसरे का अस्तित्व, सभी का अस्तित्व किससे जुड़ा है, कि हत्या हुई थी। ठीक है, तभी इन सभी का अस्तित्व है, और वहां पे जा रहा है तो इसी वजह से उसने हत्या की थी, ये सारी चीजें प्रूफ की जा रही हैं। तो रेलेवेंट फैक्ट मतलब कि जो सीरीज है, जिन सीरीज को लेकर के वहां पे चला गया, और फैक्ट इन इश्यू यानी कि जो पर्टिकुलर घटना घटी है जिसको लेकर के दोनों पक्षों में सहमति असहमति है, उसे अब आप ध्यान में रख ले होंगे। तो वह सभी तथ्य सुसंगत है, ध्यान रखेंगे, रेलेवेंट है, यानी कि उनका साक्ष्य दिया जा सकेगा।
जो विवादक तथ्यों के बारे में कोई युक्त उपधारणा साबित करने में समर्थ हो। तो ये दोनों चीजें आपके सामने क्लियर हो गई, यानी कि सेक्शन 3 आपका क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो कुछ एक बार पढ़ लिया आपने पढ़ लिया, नहीं तो मेंस में मैं कवर करा दूंगा, उसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब हम सेक्शन 4 पे आ जाते हैं, सेक्शन नंबर 4 पे आ जाते हैं। और सेक्शन नंबर 4 बताता है कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। एक ही समव्यवहार के भाग। अब एक ही समव्यवहार का मतलब समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक तरह का समव्यवहार, यानी एक तरह का किसी ने व्यवहार किया, ठीक है, एक तरह के व्यवहार, और उसी के कई सारे पार्ट्स होते हुए हमें कई सारे तथ्य देखने को मिल जा रहे हैं। अब उनको रेलेवेंट है या नहीं है, ये किस तरीके से हम पता करेंगे, उसी पे धारा 4 आपके सामने प्रस्तुत होता है। देखिएगा, अब कुछ तथ्य ऐसे हैं जो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, जो विवादक या जो एक ही समव्यवहार के भाग माने जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखते रहिएगा। क्या है कि जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संबद्ध है, विवादक तथ्य नहीं है वो, लेकिन विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि एक ही समव्यवहार के वो भाग कहलाते हैं, और वे तथ्य ही सुसंगत कहलाते हैं। मतलब वो उनको भी हम रेलेवेंट फैक्ट के रूप में मान सकते हैं, चाहे वे उसी समय उस स्थान पर या विभिन्न समयों में अनेक स्थानों पर या दूसरे स्थान पर घटित हुए हों। ठीक है, और आसानी से समझाता हूं कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। मान लेते हैं कोई घटना घटी, फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट अब हो रहे हैं, या फिर रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड जितनी भी और सारी घटना घट रही हैं, उन सारे सीरीज को अगर आप बटोर लेते हो तो वो सारी चीजें मिलकर के क्या हो जा रही हैं, वो सारी चीजें मिलकर के हो जा रही है रेलेवेंट फैक्ट। वो सारी चीजें रेलेवेंट फैक्ट हो जा रही हैं। और किस तरह की रेलेवेंट फैक्ट, ये है एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य हैं। एक ही समव्यवहार के भाग, एक ही चीज हो रहा है, जैसे कि ए ने बी की जो हत्या की थी उसके लिए क्या है, गाड़ी निकाल करके फिर उसके बाद से गुस्से में गया, उसने बाहर दरवाजा तोड़ा, बाहर कुछ लोगों से और झगड़े किए, धमकी दी, चाकू भी खरीद करके ले गया। ये सारी चीजें जब कनेक्ट हम करते चले जाते हैं, एक ही समव्यवहार के भाग हो गए। रेलेवेंसी तो मिल ही रही है डायरेक्टली विवादक तथ्य से, लेकिन ये एक ही समव्यवहार के भाग हैं कि उसने क्या क्या किया, घर से निकला क्या क्या किया, ये सारी चीजें हम देखते चले जा रहे हैं। तो ये एक ही समव्यवहार के भाग जो हमें देखने को मिल जा रहे हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमें सेक्शन 4 के बारे में बताते हैं। ठीक है, और क्लियरली देखते हैं। तो यह धारा हमें रेस जेस्टे के सिद्धांत के रूप में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी को रेस जेस्टे का सिद्धांत भी कहते हैं। मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मेंस में मैं अच्छा खासा फ्रेमिंग भी कराने वाला हूं। ठीक है, मेंस की अच्छी खासी फ्रेमिंग भी मैं कराने वाला हूं इस पे, इसको ध्यान में रखते रहिएगा। ठीक, तो इसमें क्या बताया गया है कि यह धारा रेस जेस्टे के सिद्धांत पर आधारित है, और इसमें जब हम बात करते हैं तो रेस जेस्टे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसे हम पहले समझेंगे, और फिर बाकी सारी चीजों को हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक वर्ड है रेस जेस्टे, जिसका मतलब होता है संबंधित तथ्य। कैसे संबंधित तथ्य हैं, किस तरह के रेलेवेंट फैक्ट हैं, किस तरीके की चीजें हैं, कौन सी सीरीज बना रही है। तो इस धारा के अनुसार वे तथ्य जो विवादक एक ही समव्यवहार के भाग माने जाते हैं रेस जेस्टे कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे तथ्य की बात की जा रही है, विवादक नहीं है, फिर भी वो एक ही, ठीक है, ठीक, फिर भी वो एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में देखने को मिल जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, एक ही समव्यवहार का भाग माने जाते हैं, रेस जेस्टे कहलाते हैं। और इस धारा के अनुसार वे तथ्य जो विवादक न होते हुए विवादक तथ्य से इस प्रकार मतलब एक तरीके से जुड़े हुए हैं कि वह क्या करते हैं, एक रेलेवेंट फैक्ट बना देते हैं, या फिर एक ही समव्यवहार के पार्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, ये हम देखें। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी धारा के अनुसार हम देखें तो वे तथ्य जो विवादक न होते हुए विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं, जुड़े हुए हैं कि वे एक ही समव्यवहार का भाग हों, इस तथ्य को सुसंगत तथ्य के रूप में हम ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि मेन जो फैक्ट एंड इश्यू था, मेन जो विवादक तथ्य था, उससे डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि एक समव्यवहार के भाग के रूप में। जैसे वो गुस्से में गाड़ी लेकर के अगर निकला था, तो गुस्से में गाड़ी लेकर के निकलना, या फिर पुलिस को फोन करने के लिए एक महिला ने फोन नंबर उठाया, पुलिस को एक महिला ने अचानक से फोन किया,
और बात करते करते अचानक से संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने के बाद पुलिस किसी घटना की आशंका होते हुए उस नंबर को ट्रैक करते हुए उस एड्रेस पे पहुंचती है और देखती है कि महिला की मृत्यु हो चुकी है। महिला की मृत्यु फांसी लगने से दिखाई जाती है। लेकिन फांसी लगने से पहले क्या कोई व्यक्ति किसी पुलिस को कॉल करेगा? पुलिस को कॉल नहीं करेगा। तो पुलिस इस बात से उन सारी चीजों को जब कनेक्ट करेगी तो एक ही समय व्यवहार के भाग के रूप में ये चीजें देखने को मिल जाएंगी और ये भी रेलेवेंट फैक्ट के रूप में देखा जाएगा कि उसने अगर फोन किया था तो इसका मतलब उसे किसी ने जबरदस्ती मरने के लिए मजबूर किया था। ये आप ध्यान में रखते रहिएगा। अभी केस लॉस भी देखेंगे, चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। आई होप अब ये वाला पार्ट यानी कि सेक्शन 4 आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए, चाहे वह उसी समय, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चाहे वह उसी समय और उसी स्थान पर या फिर विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हैं। ठीक है, उसी स्थान पर हुआ हो या फिर विभिन्न स्थानों पर घटित हुआ हो, उसी समय पर हुआ हो या फिर उस समय के अलावा हुआ हो, ये सभी चीजों को हम मिलाकर के रेलेवेंट फैक्ट के रूप में मान लेते हैं। ये ध्यान में रखते रहिएगा। तो ये आपका क्लियर हो जाता है। अब रेस जेस्टे का जो सिद्धांत है ये अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो अनुश्रुत साक्ष्य है यानी हियर से एविडेंस है उसके कुछ अपवादों को बताइए। तो अनुश्रुत साक्ष्यों के अपवादों के रूप में रेस जेस्टे के सिद्धांत को आप रख सकते हैं। सेक्शन 4 ऑफ बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को आप रख सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, उन इंपॉर्टेंट केस लॉज को मैं सामने रख दे रहा हूं जिसे आप एक बार देख लें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले रतन वर्सेस क्वीन का 1971 का ये केस देखिएगा। इस प्रकरण में क्या हुआ था कि गोली लगने पर लड़की ने टेलीफोन ऑपरेटर से पुलिस की सहायता की मांग की थी। टेलीफोन ऑपरेटर से पहले क्या होता था ना कि डायरेक्टली फोन नहीं मिलता था। आप जब पहले फोन उठाते थे तो टेलीफोन ऑपरेटर के पास जाता था, फिर उसे बताया जाता था किस नंबर पे मिलाना है, किससे बात करनी है, वो फिर उसके बाद बात कराता था। तो टेलीफोन ऑपरेटर की सहायता से क्या है, पुलिस की सहायता की मांग की गई थी और अपना पता बताया था। लेकिन अचानक से कॉल क्या हो गई, ठप हो गई, कॉल कट हो गई और पुलिस 5 मिनट में जब उस स्थान पर पहुंचती है तो एक महिला का शव वहां पे पाया जाता है। तो पुलिस के कुछ ही समय में पहुंचने पर शव प्राप्त करना, टेलीफोन करना, पुलिस के मदद मांगना, इन सभी चीजों की बात की जाए तो ये सभी एक ही समय व्यवहार के भाग माने गए हैं। यह ध्यान में रखते रहेंगे, एक ही समय व्यवहार के भाग माने गए हैं। तो इसलिए रतन वर्सेस क्वीन भी आप यहां पे कोट कर सकते हैं सेक्शन नंबर 4 के इलस्ट्रेशन में। ठीक है, एक और केस आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। यह है आर वर्सेस फोस्टर का केस। आर वर्सेस फोस्टर का केस इस तरीके से लिख लेंगे। यहां पे ऐसे लिखेंगे, आर बनाम फोस्टर का केस। आर बनाम फोस्टर का केस, ये 1834 का केस है। इसमें थोड़ी चीजें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद चीजों को हम कवर करेंगे। ठीक है, आर वर्सेस फोस्टर का केस, इसमें लिखेंगे इस मामले में गवाह ने भागता हुआ ट्रक देखा। इस मामले में गवाह ने या साक्षी ने भागता हुआ ट्रक देखा, घटना नहीं देखी, घटना नहीं देखी। लेकिन न्यायालय ने एक ही समव्यवहार का भाग होने के कारण ऐसे अनुश्रुत साक्ष्य को स्वीकार किया। एक ही समव्यवहार के भाग होने के कारण ऐसे साक्ष्य को स्वीकार किया। ठीक है, अब ये अनुश्रुत साक्ष्य है और सीधे बोला जाता है कि हियर से एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस, यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य नहीं माना जाता है। बट देर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं और उन अपवादों में हमें रेस जेस्टे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपवाद के रूप में देखने को मिल जाता है, या फिर डाइंग डिक्लेरेशन हो जाता है, वहां पे भी हम अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद के रूप में इसे देखते हैं। सब आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, इतना बहुत है। बाकी चीजों को आगे की क्लास में हम और तेजी से कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, भारत माता की जय। कुछ और चीजें भी आपके लिए हैं, धीरे धीरे नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे और चीजें भी दी जाएंगी आपको। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।